साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम गणना पत्रक भरेंगे और साथ ही साथ इस जो वेतन कटौती विवरण पत्रक कैसे भरे और फॉर्म 16 कैसे भरे सीखेंगे। जी हाँ, चलिए मैं इस प्रपत्र को कंप्लीट करता हूं। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले नाम लिखेंगे, अपना पद लिखेंगे और जिस कार्यालय में आपकी पोस्टिंग उसका एड्रेस देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पहला जो होता है माह का नाम मार्च है, यहाँ पर बिल नंबर एंट्री करेंगे, यहाँ पर ट्रेजरी का वाउचर नंबर है उसको एंट्री करेंगे। ये होता है हमारा वेतन। ठीक है, जो मूल वेतन है, जी हाँ, मान लो मेरा मूल वेतन है 39,900। ठीक है, इस तरह से। और ग्रेड पे है तो लिखना नहीं है तो डेस कर दीजिएगा। महंगाई भत्ता मिलता है मान लो 4,788 रुपया। मकान भाड़ा बनता है 974 रुपया। मान लो मकान नगर क्षतिपूर्ति मिलती है तो लिखेंगे, नहीं मिलती है तो आप डेस करते जाएंगे। वाहन भत्ता नहीं मिलता है तो ठीक है डेस करेंगे, मिलता है तो एंट्री करेंगे। चिकित्सा भत्ता हमें दी जाती है मान लो 200 रुपये है। ये सब आपके प्लेस स्लिप में रहता है। ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस तरह से सबको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46,462 रुपये। जी हाँ, अब चूंकि यहाँ पर जो हमारे जो सामान्य भविष्य निधि में जो भाई कटती है हमारी जो राशि है उसको यहाँ पर हमें कटौती धारा 80C के अंतर्गत इन चीज़ों में कटती यहाँ पर एंट्री करना है। तो हमारा जो है सामान्य भविष्य निधि में जो कटता है जिसे हम CPS कहेंगे वो है हमारा 4,000, यहाँ से लिख रहा हूँ देखिएगा 4,469 रुपया। ठीक है, मान लो बीमा प्रीमियम है इस महीने में तो इसको आप एंट्री कर जाएंगे और समूह बीमा होता है 300 रुपये का। ठीक है, जो मैं जितनी राशि लिख रहा हूँ वो आपके पे स्लिप में मिलेगा। ठीक है, चलिए ये इसके अलावा है तो वहाँ पर मकान ऋण अदायगी वो भी है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं है तो डेस करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक माह का कंप्लीट कर लिया। चलिए देखते रहिएगा, मैं अगले माह का लिख रहा हूँ इस तरह से 39,900 रुपया। ठीक है, 4,788 974 रुपया हमारा गृह भाड़ा है। यहाँ पर है ये हो गया 200 रुपया, ये 600 रुपया हो गया, ये 46,462 रुपये। चलिए आप देख रहे होंगे, मैं इसको कंप्लीट करके आपको आगे बताता हूँ। चलिए मैंने पूरा फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया है। अब इनको हम क्या करेंगे, योग करेंगे बारी बारी से। देखिएगा, तो इन सबको जब वेतन को जोड़ेंगे तो आ जाता है हमारा 4,88,000। जी हाँ, 88,400 देख रहे होंगे इस तरह से। अब इन जब को महंगाई भत्ते को जब जोड़ते हैं तो याद आता है हमारा 70,938। इस तरह से आगे जब हम HRA जो बोलते हैं इनको जो जोड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा 11,688। आप देख रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो इनको जोड़ेंगे चिकित्सा भत्ता तो ये हो जाएगा हमारा 2,400। हम अन्य राशि को जोड़ते हैं तो 12×6 ये 7200 हो जाता है। और जो कुल वेतन है उसको जोड़ रहे हैं तो ये हमारा हो रहा है यहाँ से 5,80,626। इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 5,80,626। अब जो कटौती हो रही है CPS की राशि उनको जब जोड़ रहे हैं तो ये हो रहा है हमारा 55,936। इस तरह आप भी एंट्री करेंगे। आगे देखेंगे हम समूह बीमा जो होता है वो हो गया 12,3600 रुपये हो गया। और कोविड-19 के समय हमारा 1300 जो एक दिन का वेतन कटा था वो है हमारा 1,330 रुपया। इस तरह से सब ये हो गया। अब जो महत्वपूर्ण बात है हमारी एरियाज की राशि उसको भी एंट्री करनी है। आप देख रहे होंगे एरियाज की राशि हमारा जो है 4,110 रुपये ये था हमारा उस समय का। ठीक है, वेतन था। इसका हमें जो है एरियाज इतना प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो मिलता। ठीक है, अब इसमें से 411 रुपये हमारे जो 10% हमारा CPS में कट जाता है उनको यहाँ पर एंट्री करेंगे। जब इनको दोनों को जोड़ देंगे, जी हाँ, और एरियाज मिला तो उनको दूसरा एरियाज में दिखाना पड़ेगा, नहीं है तो आपको यहाँ पर डेस करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब टोटल जब जोड़ेंगे, योग करेंगे कि 5,80,626 और 4,110 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर यहाँ पर इसको लिखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ जो हमें जो एंट्री करनी है CPS की राशि को क्या है जो करती है उसको हमें वेतन में दिखाना पड़ेगा। अभी जोड़ा नहीं है ना, क्योंकि ऐसा आदेश में आया है। तो उस राशि को, इतनी ही राशि को जो CPS सामान्य भविष्य निधि में कट रही है ना CPS की राशि, उसको हमें मासिक जो वेतन में जोड़ सकेंगे। बारी बारी से लिखना पड़ेगा, इसी राशि को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ेंगे तो दूसरा विकल्प क्या है कि जब इस राशि को हम जोड़ते हैं तो ये जो राशि जो टोटल जो राशि हो जाती है क्या हो जाती है, देखते हैं इसको। ये हो जाता है टोटल 56,000, ये होगा 347। ठीक है, इतनी कुल राशि जो है शासन द्वारा हमारे CPS में कटौती भी की जाती है और इतनी ही राशि शासन द्वारा हमें दी जाती है। ठीक है, आदेश के अनुसार क्या करेंगे हम, चूँकि जो ये जो हर 56,347 रुपया जो है उसे हमें कुल वेतन में दिखाना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। और चूँकि कटौती टोटल क्या 56,347 रुपये की हमारी हो रही है,
प्लस गवर्नमेंट भी इतना ही पैसा और उसमें सीपीएस में सीधा डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 56,347 रुपया दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह हम कहें तो यहाँ पर हम सीपीएस लिख के, सीपीएस कटौती है ना शासन द्वारा, ऐसा लिख के यहाँ पर और इसी राशि को लिखेंगे 56,347 रुपया। ठीक है, उसको ऐड यहाँ पर कर देंगे। ठीक, आगे इसे लिख देता हूँ मैं। फिर आगे देखेंगे कि ये जो 5,80,626 है और 4,110 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाता है, यहाँ जोड़ के देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 3, ये हो गया 7 हो गए, यहाँ से हो गया 4, ये हो गया 5,84,736। ठीक है, और इसमें सीपीएस जो शासन द्वारा देय सीपीएस है, ठीक है, उसको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो कितना है हमारा 56,347। ठीक है, इस तरह से अब दोनों को जब ऐड करेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं शासन द्वारा देय सीपीएस। ठीक, यहाँ पर देय सीपीएस और शासन द्वारा सीपीएस की कटौती, शासन द्वारा देय सीपीएस की कटौती। ठीक, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये जो राशि हो जाती है हमारी 6,40,672। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा वार्षिक सकल वेतन। ठीक है, कुल वार्षिक सकल वेतन हो गया हमारा, देख रहे होंगे। और ये जो हो गई टोटल कटौती को जब जोड़ेंगे इनको, तो ये इनको बारी बारी से हेड टू हेड दर्शाना है, इसलिए आप इसको दो प्रकार सीख सकेंगे, या योग करेंगे तो योग कर लीजिएगा। तो सबको जोड़ेंगे, जी हाँ, 56,347 को 2 बार जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 14। ठीक है, और 4 4 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 3 6 ये हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से हो गया 6 6 12 का 2, हासिल आया 1, 5 और 1 10 1 11, 1,12,694 रुपया हमारा ये होता है सीपीएस में कटौती। ठीक है, इसको 2 जगह दर्शाएंगे, चूंकि ये हमारी पेंशन योजना है ना, वहाँ पर इसको एंट्री दर्शाएंगे। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 3,600 रुपये। ठीक है, और यहाँ से 1,330 रुपया। ठीक, आखिरी हेड टू हेड कॉलम। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाता है, जोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, तो ये 0 होगा, यहाँ से आ गया 1 आ गया। ठीक है, 4 और 1 हो गया 5, यहाँ से हो गया ये 4 और 8 12, 12 का 2, हासिल आया 1, और 9 हो गया यहाँ से 8 1 9, और ये 4,92,000। इस तरह आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री। और इस मद को हम 2 प्रकार से आपको दर्शा सकते हैं। कैसे कैसे कि बारी बारी से अगर 4,459 को 69 को इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस करके आप यहाँ भी लिख सकेंगे, और इतनी ही 4,469 रुपये जो है यहाँ भी प्लस करके लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है तो इस तरह जैसे मैं बताया हूँ ऐसा आप एंट्री दर्शा सकेंगे। चलिए, इसके पश्चात हम गणना पत्र कैसे भरें वो सीखेंगे, और अंत में आपको इसका पीडीएफ जो आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्मेट के रूप में, प्लेन फॉर्मेट मिलेगा, उसको आप लिंक से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं उस पत्रक गणना पत्रक की ओर। चलिए, अब गणना पत्रक हम भर रहे हैं। यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, आधार क्रमांक लिखेंगे, स्थायी खाता पैन नंबर जो होता है वो लिखेंगे, पद लिखेंगे, और आपका कार्यालय का पता, नाम और पता लिखेंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर पहला पॉइंट चालू होता है सकल वेतन। जी हाँ, हमारा सकल वेतन आया था 6,40,000, यहाँ लिख रहा हूँ देखिएगा, 6,40,672। ठीक है, ये कहाँ से आया वो भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है हमारा सकल वेतन यहाँ पर बना था 6,40,672, इन्हीं को आप एंट्री दर्शाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो गृह भाड़ा भत्ता अगर है तो है ना, उसके बारे में, अगर गृह भाड़ा भत्ता आपका वास्तविक कुछ मिलता है उसको आप लिखेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, डेस लगा देंगे। ठीक है, ये अधिकतर निरंक ही रहता है, यहाँ पर छूट योग्य राशि निरंक रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अन्य भत्ता अगर मिलता है तो लिखेंगे, नहीं तो डेस करते जाएंगे। महत्वपूर्ण बात है मानक कटौती, दिख रहे होंगे कि अधिकतम सीमा कितनी है 50,000। मतलब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिएगा कि मान लो यहाँ पर मैं पत्रक फिर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो मासिक वेतन है 46,462 रुपया, और इसमें जो है शासन द्वारा जो जमा हो जाती है 4,469 रुपया, ठीक है, हमारी सीपीएस में, उसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा 50,000। ठीक है, 50,000 ज़्यादा हो रहा है तो वही यहाँ दिखाना है। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, 50,000 एंट्री दर्शाएंगे। अगर वो राशि मान लो 48,000 होता, ठीक है, तो यहाँ पर 48,000 ही दर्शाते। ठीक है, तो ये अधिकतम सीमा कितनी है 50,000, समझ गए होंगे। आगे इन तीनों पॉइंट को अब असदा को जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाता है 50,000 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, तो गृह संपत्ति से अगर आय प्राप्त होता है, सॉरी इसके तीसरा देखते हैं, वेतन से कुल आय मतलब 1 - 2, यहाँ पर 6,40,672 में हम माइनस करेंगे 50,000 को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5,90,672। ठीक
ठीक इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, तो गृह संपत्ति से अगर आय प्राप्त होती है उनको यहाँ दर्शाना है, ठीक है, तो नहीं है ना, तो नहीं है तो यहाँ पर निरंक करते जाइएगा, ठीक है, ये निरंक करते जाइएगा, ठीक। उसके बाद गृह से यहाँ पर निरंक आ जाएगा, है ना, 4 के जो पॉइंट है 1 - 2 इसको माइनस करना है, ठीक है, तो निरंक रहेगा। आगे जैसे बढ़ेंगे देखेंगे इस तरह से, आगे जैसे बढ़ेंगे तो अन्य स्रोतों से जब आपको आय प्राप्त हो रहा है, मान लो फॉरेन इन्वेस्ट अपने हैं, जो विदेशी निवेश है उसमें से प्राप्त ब्याज की राशि है तो लिखेंगे, ये अधिकतर निरंक ही रखेंगे, ठीक है, रहता ही है। अब कुल सकल आय 3 धन 4 धन 5 यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 जो हेड है हमारा, यहाँ पर तीसरा जो कॉलम है उसमें है 5,90,672, चौथा निरंक है, पाँचवा भी हमारा क्या है, निरंक है। तो जब जोड़ेंगे तो क्या आता है हमारा 5,90,672 ये आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस राशि में से घटाएंगे, क्या क्या घटाएंगे, जो हमने धारा 80C के तहत छूट मिलती है, ठीक है, तो इसमें हमारा जो है सामान्य भविष्य निधि CPS की राशि थी, ठीक है, तो CPS की राशि जो हमारी कट रही थी वो उसको हम लिखेंगे, तो वो राशि थी हमारी 56,347, यहाँ एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर भारतीय जीवन बीमा वहाँ पर हमने गणना पत्रक में हमारा जो वेतन कटौती विवरण पत्रक वहाँ पर दर्शाया नहीं है ना, तो अगर दर्शाते हो तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समूह बीमा हमारा है 3600 रुपया, ठीक है, ये बाकी सब हमने क्या कहा था उस समय वहाँ पर निरंक रखे थे, ठीक है। अगर है तो यहाँ पर आप क्या दर्शा सकते हैं, मान लो आपका जो राष्ट्रीय बचत पत्र है आपने परचेज किया वो दर्शा सकते हैं कितने का है, उसमें छूट मिलती है 100%। ट्यूशन फीस यहाँ पर ले रहा हूँ, अगर बच्चों का ट्यूशन फीस है वो एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर हम निरंक करते जाएंगे, है ना। जीवन पेंशन सुरक्षा पॉलिसी है उसको भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं कितनी की है। बैंक जो है FD करते हैं उसकी राशि भी एंट्री कर सकते हैं, नहीं है तो निरंक करेंगे। सुकन्या समृद्धि SSY में, ठीक है। तो इस तरह से सभी हमने निरंक नहीं है कुछ हमारे पास, तो निरंक करेंगे और इनको तीनों को दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो चलो जोड़ते हैं इसको, तो ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 4, 6, 3, 9, 6, 3, 9 इस तरह से, और ये हो गया 59,947, देख रहे होंगे इस तरह से 59,000 ये 900 लिखा है, ठीक है, 947। अब उस पर देते हैं कि आगे अगर पेज पढ़ते हैं उसमें हम देखेंगे यहाँ पर धारा 80C एवं 80CCC के अधीन कुल के अधीन छूट योग्य राशि अधिकतम कितनी मिलेगी, 1,50,000 तक ही छूट मिलेगी। और हमने जो वहाँ पर कटौती कितनी हुई थी, हमारी छूट जो है यहाँ पर 59,947 रुपये की, तो यही राशि हमें एंट्री दर्शानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे, 59,947 रुपये की हमें छूट इसके अधीन मिल रही है। अधिकतम सीमा कितनी है, 1.5 लाख रुपये। चलिए मान लो यही जो राशि है, मान लो यहाँ पर जो सबको जोड़ते हैं और ये आती है मान लो 2 लाख रुपये आती है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें छूट कितनी मिल रही है, 2 लाख यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जी हाँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1,50,000 ही लिखेंगे, लेकिन हमारी राशि अभी 1.5 लाख से कम है तो उसी राशि को यहाँ दर्शा रहे हैं, ठीक है। आगे जैसे बढ़ते हैं तो धारा 80C नवीन पेंशन जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा हमारी जो है 10% सीधा जो करता है उतनी ही राशि जमा हो जाती है, ठीक है। उसी राशि को यहाँ पर हमारा दर्शाना है, ठीक है, उसी राशि को हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो राशि कितनी थी, तो जितना हमारा करता है उतनी राशि यहाँ दिखाना है। तो ये राशि क्या थी हमारी 56,000, इस तरह से ये हो गई 56,347, उतनी राशि जितना CPS हमारा करता है उतनी राशि, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर शासन द्वारा, इसको लिख सकते हैं शासन द्वारा जो है हमें जो कटौती होती है हमारी CPS कटौती राशि, ऐसा यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो ये हेड पर्याप्त है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको आश्रित आपके विकलांग है उसके जो है चिकित्सा पर आपको इसके तहत 80DD के तहत अधिकतम 75,000 की छूट मिलती है, ठीक है। और यदि गहन विकलांग है तो 1,50,000 तक की चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करने पर आपको रियायत मिलेगी, ठीक है। शिक्षा ऋण पर ब्याज की कटौती है, अगर आपने शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए उच्चतर पढ़ाई के लिए ब्याज है ना ऋण लिया है तो उस पर जो ब्याज आप देंगे ना उसमें भी आपको यहाँ पर उस ब्याज की राशि को एंट्री करेंगे, छूट मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रिहायशी मकान संपत्ति के लिए की स्वीकृति ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती है, ये सब आपका है तो है ना, तो आएगा। यहाँ पर एक चीज़ है जो है 1 दिन का वेतन कटा था ना उस समय, वही यहाँ 80G में एंट्री करना है, ठीक है। यहाँ पर कोविड-19 इसलिए मैंने लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर हम सीधा उस राशि को यहाँ एंट्री करेंगे, तो वो राशि है हमारी 1,330 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे, अगर यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक हैं आप, है ना, को बैंक एवं डाकघर में जमाओं पर प्राप्त ब्याज अधिकतम 50,000 तक की कटौती इसके तहत मिलेगी, यहाँ एंट्री है तो, नहीं तो डेस्क करते जाएंगे, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात और आती है
कि अंध अथवा शारीरिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति के संबंध में, है ना, 40% से अधिक होने पर आपको 75,000 की और छूट मिलेगी, ठीक है। और 80% से अधिक विकलांगता है तो 1,25,000 तक अधिकतम छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट के साथ संलग्न करना पड़ेगा। अगर है तो वहाँ पर लिखना है, नहीं है तो यहाँ पर डेस लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए हो गया। अब देखते हैं जो 8वां पॉइंट है हमारा, इन सबको जोड़ेंगे। चैप्टर जो 6A है के अधीन छूट, कुल छूट A से J तक का क्या करेंगे, योग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर A से देख रहे होंगे, A से यहाँ पर इन तीनों को क्या करेंगे, योग करेंगे। चलिए इन तीनों को योग करते हैं तो ये टोटल हो जाता है हमारा 1 लाख, यहाँ पर डेस लगा दीजिए, सबको जोड़ेंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो जाता है, सॉरी डेस लगा दिया मैंने, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। चलो जोड़ के देखते हैं। ये टोटल हो रहा है हमारा 1,17,324, इस तरह से, सॉरी 624, ठीक है। इससे लिख रहे तो मैं 624, तीनों को जोड़े ना तो 1,17,624 आ रहा है। अब आगे देखते हैं जो कर योग्य आय है ना, जो हमारा जो आय था कितना था, उस पर देख रहे हैं कि जो हमारा वार्षिक आय बढ़ रहा था, पूरा सकल जो है वो है 6 लाख। यहाँ से देखते हैं ये वाला वेतन से कुल आय बना था 5,90,000, देखिएगा 5,90,672 में इसमें हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, यहाँ से 1,17,624 को माइनस करेंगे तो वो जो राशि आ रही है वो आएगी हमारी 4 लाख, घटाकर देख लीजिएगा, ये आएगी 4,73,048, घटाएंगे तो, ठीक है। अब हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आता है कि यहाँ पर कर निर्धारण कैसे करें। जी हाँ, तो यहाँ पर आप पहला जो है इन 2 स्लैब दिया है, इनमें से आप दोनों को किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन हमने मानक कटौती ले लिया है, अपना जो है 80C के तहत छूट प्राप्त कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में आप जो यहाँ पर जो है 2 दरें दी गई हैं, एक पुरानी दरें दी गई है, एक नई दरें दी गई है, ठीक है। ये जो है किस उम्र तक है, 60 वर्ष से कम आयु के लिए ये वाला स्लैब हमें उपयोग करना है, और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनकी ये वाला स्लैब उपयोग करना है। तो अपने आयु अनुसार करेंगे। अब मैं जो बता रहा हूँ कि हमने मानक कटौती ये सब का फायदा लिया है ना, धारा 80C का फायदा लिया है, तो हम नई दरों का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हम पुरानी दरों का ही उपयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है स्लैब जो है 2.5 लाख रुपए तक कर का रहेगा, हमारा शून्य रहेगा। चूँकि हमारी राशि 4,73,048 रुपये है, जी हाँ, तो हम यहाँ पर जो 2.5 लाख तक जो टैक्स आएगा ऑटोमेटिक क्या लिखा गया, 0 लिखा गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक होती है, ठीक है, तो है ना, तो क्या करेंगे, जो टैक्स लगेगा कितना लगेगा, 5%। कहने का मतलब है अगर सीमा दोनों के बीच हमारी टैक्स जो आया है ना, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, अंतर का 5%। मतलब हम यहाँ पर 5 लाख अधिकतम सीमा है, जबकि हमारी जो राशि जो 5 लाख से थोड़ी अधिक है, अर्थात 4,73,048 में ना माइनस करेंगे, इसको 2.5 लाख को माइनस करेंगे। चलिए अब इसी का अंतर का हम क्या निकालेंगे, इनको आप कैलकुलेटर से क्या करेंगे, 5 से इंटू करके % दबा देंगे ना, तो आपकी जो राशि आएगी कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 11,152 रुपया आएगी, ठीक है। आप करके देखिएगा इतनी आएगी। अगले स्लैब में आप नहीं बढ़ेंगे, 5 लाख 1 रुपये से 7,50,000 तक हमें 20% देना पड़ेगा। चूंकि हमारी जो कर योग्य आय है ना वो कितनी है, 4,73,048 है, मतलब यहीं तक हमारा जो सेकंड स्टेप में हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ये सबको निरंक करते जाइएगा इस तरह से, ये निरंक हो गया है। आगे बढ़ेंगे, चूंकि इस स्लैब का उपयोग नहीं करें तो यहाँ पर आप डेस लगाते बढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से जो कुल आयकर कितना हो गया हमारा, 11,152 रुपया। यहाँ देखिएगा 11,152 रुपया ये हो गया हमारा कुल देय आयकर। अब इसमें हमें क्या है, सॉरी हटाना है क्या, ऐसे करदाता जिनकी जो कर योग्य आय है 5 लाख रुपए तक हो, उसे क्या करना है, 12,500 की छूट प्राप्त होगी, ठीक है। तो हमारा जो कर योग्य है कितना है, यहाँ से 4,73,048 है, ठीक है, मतलब 5 लाख से कम है ना, ठीक है, 5 लाख तक हो, 5 लाख से कम है तो हमें कितनी की राशि की छूट मिलेगी, और 12,500 रुपये की। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 12,500 रुपये की हमें छूट मिलेगी। और यहाँ पर जो है अगला जो पॉइंट देखते हैं, देय आयकर 12 नंबर का है कि देय आयकर क्या है, 10 में से घटाना है 11 को। तो यहाँ पर 11,152 में घटाएंगे 12,500 को, तो क्या में आ गया, माइनस में आना है, ठीक है, मतलब यहाँ से हम टैक्स फ्री हो गए, ठीक है। चलिए घटा कर दिखा देते हैं। तो 12,500 में आप माइनस कर दे दीजिएगा 11,152 को, घटाएंगे तो आ गया 8 आ गया, यहाँ से ये 4 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 1,003, सॉरी ये हो गया 0 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1 आएगा, है ना, तो 1,348 रुपया,
है ना, इस तरह से बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा 1348 रुपया, 1348, ये माइनस में आएगा क्योंकि 11,152 में घटाएंगे 12,500 को, तो माइनस में आना है, अर्थात हमें टैक्स देना नहीं पड़ेगा, टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसलिए 14 अगला जो पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा अधिभार 4%, इसी का माइनस है तो नहीं निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पर नील लिखेंगे या जीरो लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप नील लिखते जाइएगा और अंतिम में लिखेंगे शुद्ध देय आयकर क्या हो जाएगा हमारा 14 × 15। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि धारा 89(1) के तहत रिलीफ, मान लो इस वित्तीय वर्ष का जो पिछले वित्तीय वर्ष का पैसा इस वित्तीय वर्ष में आपको आ रहा है ना, ठीक है, तो आपका जो सकल वेतन है वो बढ़ जाएगा, कर योग्य है ना, राशि बढ़ जाएगी, तो उसको आप रिलीफ, यहाँ पर आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है। यहाँ पर नील लिखेंगे, इस तरह से भी कॉलम नील रहेगा, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे, जो बिंदु 17 है वो है आयकर अग्रिम कटौती माह। चूँकि हमारी जो है आयकर जीरो आ रही थी यहाँ पर, है ना, अभी तक कुछ भी नहीं कटवाए हैं, पहले से नहीं कटवाए हैं, हमें पता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नील लिख देंगे या जीरो लिख देंगे या यहाँ पर डैश लगा देंगे, जैसा आप उचित समझे इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। आपकी ने कितना राशि कटवा चुके हैं वो भी नील लिखेंगे, कोई राशि नहीं कटवाई है, ठीक है। शेष कितना बचा राशि, कितना देना होगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा, नील है। अगर इसकी कटौती कब तक होनी चाहिए, तो हमारी तो आ ही नहीं रही, तो कहाँ तक होगी, ठीक है। इस तरह से आप दो जगह साइन है आपका देखिएगा, एक है हस्ताक्षर करदाता, यहाँ साइन करेंगे, एक यहाँ पर साइन करेंगे, और इस तरह से आपका जो ये है आयकर गणना पत्र कंप्लीट होता है। चलिए छोटा सा काम और बचा हुआ है, फॉर्म 16, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए फॉर्म 16 हमारा आ गया है, यहाँ पर इसे ध्यान से भरिएगा, इसमें पूरी जानकारी बहुत आसान है, देखेंगे यहाँ पर आपको दिया गया है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, नियोक्ता जो है उनके कार्यालय का पता यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे कोई भी ऑफिस के हेड हैं, है ना, जहाँ से आपका पेमेंट भी मिलता है डीडीओ, वहाँ पर यहाँ का एड्रेस यहाँ डालेंगे। यहाँ पर नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय, अपना नाम लिखेंगे, पद लिखेंगे, कार्यालय का पता लिखेंगे, कंप्लीट जानकारी लिखेंगे। यहाँ पर आपके जो डिडक्टर है ना, जो जिससे वेतन आपको डीडीओ है, उनका टेन नंबर यहाँ पर एंट्री करेंगे, उनका पेन नंबर यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पेन नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, नियोक्ता सॉरी जो आप स्वयं है ना, उन्हीं का यहाँ पर आप पेन नंबर एंट्री करेंगे, ठीक है। और स्वयं का आधार नंबर यहाँ पर एंट्री करना है। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से देखेंगे कि हमारी जो ग्रॉस सैलरी कितनी थी, चलिए देखते हैं ग्रॉस सैलरी कितनी थी हमारी, 6,40,672, इसको यहाँ पर एंट्री करेंगे, 6,40,672, जो हमने आयकर गणना पत्रक में भरे ना, उसी जानकारी को यहाँ पर फॉर्म 16 में फिलअप किया जाता है, देख लीजिएगा। तो यही राशि क्या कहलाएगी हमारी, उसमें एंट्री ग्रॉस सैलरी कहलाएगी। आगे जैसे बढ़ते हैं, तो ये अगर वैल्यू ऑफ द परक्विटीज अंडर सेक्शन 17 है, तो यहाँ पर लिखना है, अधिकतर ही नील रहता है, तो इन पर जो यहाँ जो इन सबको क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो इतना ही राशि आएगी, 6,40,672 ही आनी है, क्लियर है। आगे जैसे बढ़ेंगे, लेस कम करेंगे इसमें, है ना, जो अलाउंस भत्ते मिलते हैं उनको, अगर भत्ते मिलते हैं तो यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर डेस्क लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 1 - 2 करेंगे तो इसमें कुछ नहीं माइनस करेंगे, अर्थात है ना, उतनी ही राशि यहाँ पर फिर लिखना है, ये बहुत ही आसान है, देखिए। उसके बाद आगे और जो आपको जो क्या छूट मिलती है ना, उन राशियों को दर्शानी यहाँ पर है। तो पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो 50,000 का मिला था ना हमारा वेतन, वही को यहाँ पर एंट्री करना है, 50,000, इस तरह से। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये सेक्शन क्या रहता है, ये सब डेस लगाते जाइएगा। अब इनमें से माइनस करना, देखिएगा टोटल अमाउंट ऑफ, इनको जोड़ेंगे, A4A 4B + 4C, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना गया है, 50,000, जी हाँ। अब आगे बढ़ेंगे, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज 3 - 5 करना है, तो ये 3 में माइनस करेंगे 5 को, तो ये आ जाएगा हमारा 5,90,672, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हाउसिंग लोन इंटरेस्ट आपने जो पेड किया है वो भी आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करना है, एनी अदर इनकम मिलता है, ठीक है। तो ये सब निरंक ही रहता है अधिकतर, इनको निरंक करते जाइएगा। अदर टोटल इनकम कुछ नहीं है तो यहाँ पर निरंक करेंगे, और ग्रास टोटल इनकम है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर 5,90,672 में इनको जोड़ेंगे, ठीक है, 6 और 7 को दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो जीरो है हमारा, ठीक है। तो ये आएगा 5,90,672 ही आएगा। चलिए थोड़ा सा बचा हुआ है, अगला जो पेज पहुँचते हैं उसमें है जो हमने कहाँ कटौती डिडक्शन करवाया है, उनको यहाँ पर एंट्री दर्शानी है, ठीक है। 18C है ना, 80C, 80CCC, 80CCD में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CPS, जो सामान हमारा जो कटता है उनको लिखेंगे, तो वो आया था हमारा 56,347, जी हाँ, ठीक है। ये सब जानकारी जो है, जो आयकर गणना पत्रक है ना, विवरण पत्रक है, उसी में से आता है, ठीक है। चलिए उनको दिखा रहा हूँ, देखिएगा वो कहाँ से आया है। तो ये आया हमारा
यहाँ देख लीजिएगा 56,000 CPS जो करता है 56,347, उसी को यहाँ एंट्री दर्शानी है। अगला हमारा था GIS बोलते हैं उसको, समूह बीमा है ना। तो समूह बीमा कितना हुआ था वो देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। यही वाले पॉइंट है, समूह बीमा का होता है, ये है 3600 रुपया है, 3600 रुपया है, इस तरह से। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ नहीं है, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हो जाता है हमारा, सबको जोड़ दीजिए टोटल। तो ये हो गया 59,000, यहाँ पर जोड़ रहा हूँ इसको, देखिएगा 59,947 रुपया, ठीक है। और जो है इनको जोड़े तो क्वालिफाइंग अमाउंट कितना होता है यहाँ पर, 1,50,000 रुपया होता है, ठीक है। यहाँ पर छूट मिलती है ना, तो यहाँ पर वो जो अधिकतम धारा 80 80 के तहत जो छूट मिलती है कितनी है वो देख लीजिएगा। तो वो पेज है, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके तहत अधिकतम 1.5 लाख तक छूट है, ठीक। वही क्वालिफाइंग अमाउंट कहलाता है, ठीक है। उसको ये हो गया। अब डिडक्टेबल कितना है हमारा, 59,947 ही क्या करता है, ये है हमारा, इतनी ही उसमें क्या होती है, कटौती लायक योग्य का आय है हमारा, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा। आगे देखेंगे इसमें 18 जो है ई आया, देखिएगा यहाँ पर जो गवर्नमेंट शासन द्वारा जो CPS होता है, ठीक है, उतनी ही हमें जो हमारे CPS में जुड़ जाता है, जो करती है उतनी राशि जुड़ जाती है ना। तो वो राशि को हमें वेतन में, मासिक वेतन में दिखाना था या कुल वार्षिक वेतन में दिखाना था। तो कितना आया था हमारा, वो भी आया था हमारा CPS की राशि के बराबर होती है। तो आया है 56,000, यहाँ से लिखेंगे 347 रुपया, ठीक है। ये जो क्वालिफाइंग अमाउंट सेम रहेगा, 56,347 रुपये ही रहेगा। और जो डिडक्टेबल अमाउंट रहेगा वो भी 56,347 ही रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने तो धारा 18G के तहत हमारा जो एक दिन का सैलरी कटा था ना, तो 1330 रुपये यहाँ पर एंट्री दर्शाएंगे, उसको 1330 रुपया इस तरह से दर्शाएंगे। अब काम क्या करेंगे यहाँ से कि जो हमारा जो इन दोनों को जोड़ेंगे, जी हाँ, इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल, सॉरी देखिएगा ध्यान से, 6A के तहत जो टोटल आया था, तो ये हमारा इनको जोड़े थे, तो ये राशि को जोड़ेंगे, तो ये आया था हमारा 1,12,000, सॉरी ये आया था हमारा 17,000, लिख देते हैं यहाँ पर 624 रुपये आया था, ठीक है। टोटल इनकम क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर होगा हमारा टोटल, सॉरी ये टोटल, अब देखेंगे टैक्स, टोटल टैक्स, अब देखेंगे टोटल इनकम कितना हो रहा है हमारा। तो हमने 5,90,000 में से कितना था वो 672 में माइनस करेंगे इतने को, ठीक है। तो वो जो राशि आई थी, देखिएगा ध्यान से, तो वो राशि आई थी हमारी 4,73,048, जी हाँ, ये देखिएगा इस तरह लिख रहा हूँ मैं, ये ठीक है। अब हमें क्या कहा था, ये हो गया टैक्स हमें कितना मिला था, यहाँ पर लिखेंगे टैक्स मिला था हमें, कुछ भी टैक्स नहीं, सॉरी टैक्स योग्य जो यहाँ पर हमें राशि है वो क्या था हमारा 11,100, यहाँ से आया था ये 11,152 रुपये हमारा आया था, ठीक है। अब रिबेट कितना मिल रहा है हमें, 12,500 का रिबेट मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, जैसे बैलेंस टैक्स ऑन टोटल इनकम देख रहे होंगे कि 12 करेंगे तो माइनस में आया था ना। तो माइनस में जब कितने लाए थे उसको आप यहाँ पर एंट्री दर्शा सकेंगे। वो आया था हमारा 1,348 में, ठीक है। चूँकि माइनस आया था तो सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। सरचार्ज क्या होता है, तो अधिकतम जो आय होती है ना उसमें और टैक्स लगाना पड़ता है। तुम्हारी तो आय क्या है 10 लाख से कम है, वहाँ 50 लाख से 1 करोड़ तक होती है ना, वहाँ पर हमें सरचार्ज देना पड़ता है। उसके बाद आगे जैसे हेल्थ है एंड एजुकेशन के लिए 4% हमें और देना पड़ेगा। तो जो माइनस में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 एंट्री करेंगे या नील लिखेंगे, ठीक से। टैक्स पेबल कितना करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप रिलीफ कुछ नहीं है, नील कीजिएगा, आगे नील करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी नील करते जाएंगे। और लास्ट जब हमारा आ गया कहाँ से, इसमें हम डिटेल जब भरते हैं ना, तो उस पर सरचार्ज कितना है ना, हमने इस हेल्थ एजुकेशन में कितना दिया है और टोटल टैक्स कितना बढ़ रहा है, ये सब है ना देंगे। तो जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर सीधा आप एक लाइन खींच के आप क्या नहीं दर्शा सकेंगे। और यहाँ पर देखेंगे आपके जो नियोक्ता है ना, उनका यहाँ पर क्या रहेगा, उनका नाम रहेगा, फिर उनके यहाँ पर फादर्स, उनके पिताजी का नाम रहेगा। आपकी जो है यहाँ पर वो जो नियोक्ता है उनके जो पद हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे, है ना, डेजिग्नेशन, उसका पद लिखना पड़ेगा। और जो राशि आप मान लो कट रही है तो यहाँ राशि लिखेंगे, नहीं कट रही तो यहाँ पर नील लिखकर इस तरह लिखेंगे। तो इस तरह से आपका बहुत ही आसानी से
आपका जो आयकर गणना पत्रक वो हो गया। ये है हमारी जो CPS कटौती होती है उसके तहत बनाया गया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट कीजिएगा।